मिलन भाई रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया मैंने। ओके। A cyclist comes to a skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to the road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. First, how much work the road do on the cycle? B. How much work does the cycle do on the road? हाँ जी, तो देखिए, एक साइकिलिस्ट है, तो एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है बराबर, और उसने सडनली ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि वो साइकिल, ऐसा तो नहीं होगा ना साइकिल में कि ब्रेक अप्लाई कर दिया और साइकिल रुक गया। ब्रेक Retardation. अप्लाई करने के, हाँ, रिटार्डेड मोशन होगा। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 10 मीटर तक साइकिल आगे जा रहा है। 10 मीटर तक साइकिल आगे जा रहा है, और जो रिटार्डेशन हो रहा है, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 200 मीटर। वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 200 मीटर। तो कितना वर्क डन पहले आपको फाइंड करना है। हाउ मच वर्क इज डन ऑन दी साइकिल बाय दी रोड, ऑन दी साइकिल बाय दी रोड। ठीक है। सो वर्क डन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में ही सीखा था। W is FD cos theta। W is FD cos theta। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला W is FD cos theta। पर लेकिन आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था कि फ्रिक्शन फोर्स से वर्क डन हमेशा कितना होता है, यानी साइन क्या होता है वर्क डन का फ्रिक्शन फोर्स से? पॉजिटिव, नेगेटिव के जीरो? Negative. नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री फॉर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री होता है। तो फोर्स आपको 200 दिया है, डिस्प्लेसमेंट 10 दिया है, तो आंसर विल बी 2000 बट इन नेगेटिव, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव 2000। ये था वर्क डन ऑन दी साइकिल बाय दी रोड। अब दूसरा उसका उल्टा है। दूसरा पूछा आपको वर्क डन बाय दी साइकिल ऑन दी रोड। और देखिए, जब साइकिल साइक्लिस्ट साइकिल पे ब्रेक अप्लाई करेगा, तो क्या कभी आपने देखा है, कभी ऐसा आपने सुना है कि ब्रेक अप्लाई करने से रोड डिस्प्लेस हो जाता हो? मतलब ब्रेक अप्लाई किया और रोड Yes. खिसक गया, ऐसा हुआ है? रोड स्लाइड हो गया, ऐसा हुआ है क्या कभी? No. या प्लेन जो होता है, प्लेन वो लैंड कर रहा हो, वो तो कितने स्पीड में आएगा, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो उस रनवे पर जब प्लेन लैंड करता हो और रोड खिसक गया, रोड स्लाइड हो गया, ऐसा कभी हुआ है रियलिटी में? कभी भी क्या देखा है, सुना है? No. तो दैट मीन्स जब भी हम वर्क डन फाइंड करते हैं बाय दी साइकिल ऑन दी रोड, साइकिल कर रहा होगा वर्क डन रोड के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होता है हमेशा। साइकिल डिस्प्लेस होता है लेकिन रोड कभी भी डिस्प्लेस नहीं होता। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से सेकेंड केस का वर्क डन आपको जीरो मिलता है। ये बात आई समझ में आप सबको? प्लीज कंफर्म। Yes. सर। यस सर। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -2000 जूल, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जीरो। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, दैट वाज थर्ड एग्जांपल। नाउ फोर्थ एग्जांपल, देवम भाई रीड करिए। Yes, sir. In a ballistics demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 gram with speed of 200 meter per second on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? एक बुलेट है बराबर। वो एक, मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
ये एक ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक। अब उसके अंदर ये एक बुलेट फायर हो रहा है। फायर होके जब ये बुलेट इसके ब्लॉक के अंदर से जाकर ये बाहर आएगा ना, ये डायरेक्शन है बुलेट। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बुलेट का होता है के आई, और ब्लॉक के बाहर आने पर उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा के एफ। तो आपको ऐसा बताया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना है, 10%। कितना है, 10% ही है सर, ठीक है। तो what will be the final velocity of that bullet emerging out from the wooden block? What will be final velocity of the bullet emerging out from the block? ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. क्वेश्चन क्लियर? तो आगे Yes, बढ़ते हैं sir. सॉल्यूशन की। Yes. तो ओके, डायग्राम को मारो गोल लिखे। तो सॉल्यूशन चेक करिए। मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम, तो 50 into 10 raised to power minus 3 kg and 5 into 10 raised to power minus 2 kg. Initial velocity of bullet is 200 meter per second. What will be final velocity? And it is given in the data के final kinetic energy final kinetic energy is 10% of initial kinetic energy. तो पहले मैं initial kinetic energy फाइंड कर लेता हूँ, that is half mvi square. तो half as it is, mass है 5 into 10 raised to power minus 2 और velocity है 200 यानी 2 into 10 raised to power 2 d whole square. तो half into 5 into 2 का स्क्वायर 4, 10 raised to power minus 2 इसका, और 10 raised to 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो 5 4 जा 20, 20 by 2 10 into 10 raised to power minus 10 raised to power 2 यानी हो गया 1000 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका कितना, 1000 जूल। अब 1000 जूल का आपको तो सिर्फ 10% ही लेना है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 10 by 100 ऑफ 1000 जूल। तो ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 100 जूल। चेक कर लीजिए ये पूरा न्यूमेरिकल, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? कंफर्म करो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। सर ये 6 चैप्टर का PDF भेज दो ना। हाँ जी भेज देता हूँ, श्योर। हाँ कोई डाउट अभी तक? No, sir. No, sir. चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फाइनल काइनेटिक आ गया तो फाइनल स्पीड तो मिल ही जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो फाइनल स्पीड मिल जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mvf स्क्वायर। तो 100 इक्वल्स टू हाफ into 5 into 10 raised to power minus 2 vf स्क्वायर। तो vf स्क्वायर आपका आ जाएगा 4000, तो vf हो जाएगा रूट ऑफ 4000, तो vf आ जाएगा 63.24 मीटर पर सेकंड। ये आपका होगा फाइनल स्पीड ऑफ बुलेट इमर्जिंग आउट फ्रॉम द वुडन ब्लॉक। ठीक है, बोलो क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.11। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6.11 बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। चलिए यस देवन भाई रीड करो। सर 1 minute. A body constrained to move along the z-axis of a
coordinate system is subject to a constant force F given by F equals to minus I cap plus 2 J cap plus 3 K cap Newton, where I cap, J cap, K cap are unit vectors along the X, Y, and Z axis of the system respectively. What is the work done by this force in moving the body a distance of 4 meter along the Z axis? ओके, नाउ देखिए, फोर्स का इक्वेशन है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है 4 के कैप। तो जेड एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स 3 डायमेंशन में है, फोर्स 3 डायमेंशन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जेड एक्सिस पर है। तो वर्क डन फिर कौन सा हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वर्क डन हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए, वर्क डन हो जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी वेक्टर। तो आप जानते हो आई कैप डॉट के कैप क्या होता है? अगर आपको याद है तो बताइए, व्हाट इज आई कैप डॉट के कैप? 1. गलत। व्हाट इज आई कैप डॉट के कैप? Zero. आंसर इज 0। व्हाट इज आई कैप और व्हाट इज जे कैप डॉट के कैप? 0. Zero. जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो, बट व्हाट इज के कैप डॉट के कैप? 1. 1. तो के कैप डॉट के कैप होता है 1। तो दैट मीन्स जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो सिर्फ आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो उसी के लिए आपको सॉल्व करना होता है। तो के कैप डॉट के कैप ही सॉल्व होगा, तो 3 4 का कितना? 12 जूल। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का यहाँ तक ही था, ये खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने देखे 4 जे कैप में, फिर आपको सिर्फ जे कैप डॉट जे कैप ही सॉल्व करना पड़ता, तो 2 4 का कितना होता? 8 जूल वाट। और अगर एक्स्ट्रा में मैं ये भी कहता हूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक्स एक्सिस पर है 4 मीटर का, तो आपको सिर्फ आई कैप डॉट आई कैप ही सॉल्व करना पड़ता, तो 1 इंटू 4 इज -1 इंटू 4 इज -4 जूल। ये एक्स्ट्रा के 2 पार्ट्स और जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो पता चला आपको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, देवम भाई। Yes, sir. An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10. Sir, ये क्या है कि 10 10 के kilo ev, where ev is another unit of energy which is read as इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा, इसका कन्वर्जन आपको दिया है टेक्स्ट बुक में, सो वो हम कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सो देवम भाई, इट इज रीड एज 10 किलो ईवी, किलो ईवी, और ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, वंस अगेन स्टार्ट करो क्वेश्चन। Yes, sir. An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 keV, kilo eV, and the second with 100 kilo eV, which is faster. Which is faster, the electron or the proton? Obtain the ratio of their speeds. Electron mass equals to 9.11 into 10 raised to minus 31 kg. Proton mass equals to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg, and 1 EV equals to 1.60 into 10 raised to minus 19 joule.
ओके भाई, क्वेश्चन देखिए, एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में दो चार्ज पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं दो चार्ज पार्टिकल? एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है 10 किलो ईवी, जबकि प्रोटॉन का एनर्जी है 100 किलो ईवी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास आपको दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है कि इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमें स्पीड का रेशियो चाहिए, तो स्पीड का इक्वेशन बनाइए, तो स्पीड का इक्वेशन हो जाएगा 2k/m। हाँ, तो 2 तो नंबर है, तो इसको मारो गोली, बराबर। तो वी स्क्वायर का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी का इक्वेशन, वी स्क्वायर का नहीं, वी का इक्वेशन हो जाएगा k/m, या रूट ऑफ 2k/m। 2 को है कॉन्स्टेंट, तो वी का प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा? वी का प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ k/m। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k/m। बोलिए, यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक सबको क्लियर? यस। Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो VE by VP, as we know that V is directly proportional to root of k/n. So V is directly proportional to k. V is directly proportional to k, but inversely proportional to mass. V is directly proportional to k, but inversely proportional to mass. So VE by VP is root of KE by KP, but it will be MP by M. इनवर्स है ना, तो VE है तो KE ऊपर आएगा, लेकिन MP ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब देखिए KE कितना? 10 किलो, KP कितना? 100 किलो। मास ऑफ MP कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻97, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻30। तो किलो किलो ईवी ईवी कैंसल, किलो किलो ईवी ईवी कैंसल, क्या रह गया? बाकी के जो भी टर्म्स है उसे आप सॉल्व करिए, बाकी के जितने भी टर्म्स उसे सॉल्व करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा VE बाई VP इज रूट ऑफ 0.0183 इंटू 10⁻⁴। अब रूट निकालना है तो 10 के ऊपर पावर जो है वो इवन होना चाहिए, तो 0.1352 इंटू 10⁻², यानी वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्पीड 13.52 टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो 13.52 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो 13.52 टाइम्स ज्यादा होगा। देख लीजिए ये पूरा कैलकुलेशन पार्ट, कोई डाउट है तो पूछो। सर स्क्रीन बराबर नहीं आ रही। क्या हुआ भाई स्क्रीन को? अभी भी नहीं आई? क्या हुआ? सर अब आ गई।
हो गया भाई सबको क्लियर? तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6.18 देवम भाई। Yes, sir. The bob of a pendulum is released from a horizontal position if the length of the pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point, given that it is dissipated 5% of its initial energy against air resistance? ओके देन, अब ऐसा एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में करवाया है। अब यहाँ पर इनिशियली बॉब है ए पोजीशन पर, ए पोजीशन से वो आ रहा है बी पोजीशन पर। अब ए पोजीशन पर हमने उसको किया है होल्ड, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 0। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो कौन सा एनर्जी 0? काइनेटिक एनर्जी। बट हमारे पास ये रेफरेंस है ग्रीन कलर वाला, और आप देख सकते हो कि रेफरेंस से ए पॉइंट तक जाते वक्त इसके पास कुछ ना कुछ हाइट एच है। हाइट से कौन सा एनर्जी आता है? तो मैंने आपको कल सिखाया था कि हाइट से एनर्जी आता है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो मशहूर मसाले थे ना MdH, वैसा MgH। मतलब आप समझो इनिशियल कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फाइनली वो बी पॉइंट पर आ जाता है, और बी पॉइंट पर देखिए हाइट 0 हो गया। हाइट 0 हो गया तो कौन सा एनर्जी 0 हो गया? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। लेकिन बॉब कुछ वेलोसिटी से मूव तो करेगा ना? तो हाँ करेगा, तो उसके पास कौन सा एनर्जी हो जाएगा बी पॉइंट पर? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो ए पॉइंट था इनिशियल, तो इनिशियल उसके पास कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। बी पॉइंट पर था वो, उसके पास मोशन था यानी कौन सा एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आते वक्त पहले जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था धीरे 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 अब वो किसमें पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। इतनी सी बात आप सबके दिमाग में क्लियर हुई या नहीं बताइए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया था ना, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? कोई बता पाएगा मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट? Of kinetic energy and potential. हाँ, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस कैन बी सॉल्व्ड एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं ये सब नहीं लिखता, मैं तो सिर्फ इधर से ही शुरू कर देता हूँ। ये सबको मारो गोली। इनिशियल उसका पास कौन सा एनर्जी था? अब देखिए यहाँ पर आपको बताया कि ए से बी जाते वक्त 5% ऑफ एनर्जी उसका हो जाता है लॉस। यानी 5% चला गया, तो 100 में से 5% गया तो रहा कितना? 95। 100 में से 5% चला गया तो रहा कितना? 95। यानी आपका जो फाइनल एनर्जी कौन सा था? काइनेटिक एनर्जी। कौन से पॉइंट पर? बी पॉइंट पर। इनिशियल कौन सा एनर्जी था? पोटेंशियल एनर्जी। कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो फाइनल एनर्जी जो होगा वो इनिशियल एनर्जी का कितना होगा? 95%। क्यों 95%? 100% नहीं, नहीं 100% नहीं, 95 ले लिया क्योंकि 5% रिड्यूस हो गया उसके मोशन में। जब वो था ए से बी आया तो मोशन पे आते आते वक्त उसका 5% एनर्जी लॉस हो गया। यानी ये इक्वेशन मैंने सीधा यहाँ पर आ गया। इसके आगे ये जो इक्वेशन वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो केबी की जगह पर मैंने हाफ mv² लिखा, 95% को कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाय 100 किया, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। दोनों में से mm कैंसिल हो गया, इक्वेशन रह गया v² इक्वल्स टू 2 ऊपर चला गया RHS के न्यूमरेटर में, तो v² इज 2 into 95 into 9.8 into 1.5 तो v² इज 27.93। तो v इज रूट ऑफ 27.93, तो v आ गया 5.28। तो जब बॉब बी पोजीशन पर पास होगा तो उसका वेलोसिटी 5.28 मीटर पर सेकेंड होगा।
5.28 मीटर पर सेकेंड होगा। इतना वेलोसिटी बॉब के पास होगा। चेक करो, अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। वेदांत भाई, प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग।